हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वज्र गुणन विधि, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ये तीसरी विधि होती है। यानी कि तीसरी विधि, पहली विधि होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। इस विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करके देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। आसान विधि है, ज़्यादा कठिन है नहीं है, तो हम आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो देखें पहले कि वीडियो में आपको किस प्रकार से वज्र गुणन विधि को बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लिखेंगे। जैसे 2x + 3y = 6 और 3x + 2y बराबर, माइनस का चिन्ह लेते हैं क्योंकि ज़्यादा प्लस के चिन्ह लेना भी सही नहीं है, तो 5। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखे हैं मैंने। इसे हम वज्र गुणनकरण विधि से सॉल्व करने की आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आपको, और आसान से आसान तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सही करके लिखते हैं। तो 2x + 3y, 6 को इधर लाएंगे तो -6 बराबर में 0, और 3x - 2y और -5 बराबर में 0। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 डालते हैं, सही करने के बाद समीकरण 2 डालते हैं, यानी सही हो गए समीकरण। उसके बाद समीकरण को नाम दे देते हैं। फिर x के गुणा में जो होता है उसे a1 बोलते हैं हम। तो a1 का मान हो गया 2। ऐसे ही y के गुणा में जो होता है उसे b1 बोलते हैं। b1 का मान 3 हो गया। और यहाँ पर जो अचर पद लिखा होता है उसे c1 बोलते हैं हम। तो c1 का मान हो गया -6। अब इन्हें a1, b1 और c1 क्यों बोलते हैं वो समझिए। क्योंकि हमारे पास दो समीकरण हैं। अब इसके जो x के गुणांक को हम लिखेंगे, अगर दोनों को a से लिखते तो ये समझ में नहीं आता हमें कि कौन से वाले a की हम लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए इनके नाम दिए जाते हैं। जैसे समीकरण 1 इसका है तो इसे a1 नाम दे दिया, b1 नाम दे दिया, c1 नाम दे दिया। ऐसे ही समीकरण 2 वाले को a2 का मान है 3 x के गुणा में जो है, और b2 का मान है हमारा -2, b2 का मान है -2, और c2 का मान है हमारा -5। c2 का मान -5 है, b2 का मान -2 है, a2 का मान 3 है। यानी कि x के गुणा में प्लस का 3 है तो +3 आ गया, y के गुणा में -2 है तो -2 आ गया। और यहाँ पे अचर पद जो देखते हैं उसका चिन्ह भी साथ में ध्यान दिया जाता है, चिन्ह पे भी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, x और y के मान निकालने होते हैं। तो एक x चर है और एक y चर है और एक पीछे अचर पद होता है, तो अचर पद की जगह हम 1 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर b1 लिखते हैं, इसके नीचे b2 लिखते हैं, x को बीच में लिखते हैं। उसके बाद में b के बाद आता है हमारा c, तो c1 c2, और c के बाद आता है फिर दोबारा से a, तो a1 a2, उसके बाद आता है b1 b2। ये चीज़ें लिख लेते हैं। उसके बाद में हम इनकी जगह पर इनके मान लगाते हैं, इनकी जगह पर इनके मान लगाते हैं। इसके हिसाब से क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं हम, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें। यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये वज्र चलाते हैं, यानी तीर चलाते हैं। इसीलिए इस विधि का नाम वज्र गुणनखंड विधि पड़ा है। अब इनके मान लगाते हैं हम, इनके मान लगाते हैं। तो देखो b1 का मान है हमारे पास 3, तो 3 लगा दिया। और उसके बाद b2 का मान है हमारे पास -2 लगा दिया। अब x के आगे आता है c1 और c2। c1 का मान है -6 और c2 का मान है -5। उसके बाद इधर आता है y, और y के आगे ये c1 के मान आगे c के बाद में a1 और a2 आता है। तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3, तो 2 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे अचर पद 1 आएगा। उसके बाद आता है b1 और b2, यानी कि 3 और -2। ये मान हमने लगा दिए। फिर क्या करते हैं, कैंची का गुणा करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तीर चलाते हैं। इनका गुणा करके हमें कैसे लिखना होता है वो चीज़ ध्यान से समझेंगे। देखो x के नीचे लिखे हुए हैं तो x के नीचे ही लिखेंगे हम जो भी लिखना है। तो 3 का गुणा -5 में करेंगे तो -15 आएगा। और बीच में माइनस का चिन्ह आता है, ये ध्यान रखना। बीच में किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह। जब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो माइनस आता है। उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 6 दूनी होते हैं 12, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस का 12। यानी कि माइनस तो पहले से था और प्लस 12 आया तो माइनस का जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जब x वाला लिख जाता है इसके नीचे की संख्या लिख जाती है तो y वाला जब लिखते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं।
अब y के नीचे जो भी है उनका गुणा करके इसी तरीके से लिखेंगे। तो -6 का गुणा 3 के साथ होगा तो माइनस के 18 आएंगे, माइनस चिन्ह लगाते हैं पहले से ही। और माइनस के 5 का गुणा 2 में होगा तो माइनस का 10 आएगा, और माइनस पहले से लिखा है तो प्लस का 10 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे फिर से, फिर 1 के बटे में 1 के नीचे वाली संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे। 2 का गुणा -2 में करेंगे, माइनस का 4 आएगा, माइनस चिन्ह पहले से होता है, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा। ये हमारा आ चुका है। अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, इसके साथ में अचर पद वाले को लेते हैं और इसके साथ में अचर पद वाले को लेते हैं। यानी एक बार इसके साथ में अचर पद लेते हैं और एक बार y के साथ में अचर पद ले लेते हैं। तो x के साथ में अचर पद लेंगे तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, देखो माइनस का 15 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 27, बराबर में आएगा हमारा 1 बटे में माइनस का 13। ये हो गया। अब इसके 2 कॉलम कर लीजिए यहीं पे, और y के साथ में क्या आएगा, y बटे में माइनस का 18 है और प्लस का 10 है तो माइनस का 8 आएगा, बराबर में 1 बटे -13। ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, तो माइनस का 13x बराबर में माइनस का 27। ऐसे इधर करेंगे कैंची का गुणा, तो 2 का गुणा -13 में करेंगे तो माइनस का 13y बराबर में -8। अब देखो माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की संख्या, माइनस से माइनस हट जाएगा, या माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी माइनस से माइनस हटा देंगे या दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो x का जब मान निकालेंगे तो आएगा 27 बटे में 13। ये किसी से कटेगा नहीं तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यानी 27 x का मान आ चुका है। और इसका इससे y का मान निकालेंगे तो 8 बटे में आएगा 13। तो ये y का मान आ गया, ये x का मान आ गया। ये है बज्र गुणनखंड विधि। इस तरीके से हम बज्र गुणनखंड विधि लगा करके x और y दोनों चरों के मान निकालते हैं। तो कोई भी सवाल हो, हर एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मान हम इसी विधि से निकाल सकते हैं। विलोपन विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, और ये तीसरी होती है बज्र गुणन विधि, इसी से भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।